हेलो हाय गुड मॉर्निंग। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज जो है हम लोग रिज्यूम करेंगे आपका कैपिटल गेन का चैप्टर। मैं थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जब कॉन्सेप्ट ही एक या दो पढ़ाने हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में पढ़ाने हैं तो धीरे धीरे बोलकर आपका मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता। आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ड्यूरेशन ख़त्म हो गई तो मेरे पास आ सकते हैं, वो एक्सटेंड भी हो जाएगी, उसे हम देख लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका कैपिटल एसेट क्या होता है। बाकी जो लास्ट वीडियो में बताया उसको मैं आज रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है कि जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर कर आएँ। ठीक है ना, ताकि एक बार में एक चीज़ बताई जाए और उस पर आप फोकस करें और फिर उसको बार बार रिवाइज कर कर आप आगे बढ़ें। ऐसे आपको करना है, तभी ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्विकली चीज़ें हो जाएगी, कम समय में चीज़ें हो जाएगी, और जब हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। जो मेरे वीडियोस होते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं, उसमें कम ड्यूरेशन में पूरा कोर्स कराया होता है, तो आप कुछ भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। यानी कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के टाइम मैंने कोई एक बात बता दी आपको, कोई चीज़ एक्स्ट्रा समझा दी, तो उसे आप मिस नहीं कर सकते कि चलो प्रोविजंस हो गए तो स्टडी मटेरियल नहीं करेंगे। आपने लेक्चर सुन लिए बट आपने ई बुक को रेफर नहीं किया, या आपने ई बुक को रेफर किया, आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं करे और आरटीपी के क्वेश्चंस नहीं करे, तो मेरे वीडियोज़ के साथ आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तभी इसकी ड्यूरेशन कम है कि जो करवाया जा रहा है वो आपको सारा करना पड़ेगा। अब यहाँ कैपिटल एसेट लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डेफिनेशन गिवन है। अब ये जो सेक्शन नंबर है 2 क्लॉज 14, चाहे तो याद करें चाहे तो ना याद करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कैपिटल एसेट क्या होते हैं जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैपिटल एसेट होगा तभी हम चेक करेंगे क्या उसका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। और ट्रांसफ़र हुआ है तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। कितना समय आपने अपने पास रखा, अलग अलग एसेट्स को कितना समय रखा। कैपिटल एसेट मीन्स का मतलब ये और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। लाइन से तो समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब हर टाइप की प्रॉपर्टी। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी तो है, मेरा एसेट ही तो है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी का मतलब आपको पता भी है, जो बंदा टैक्स पे करता है या जो इनकम टैक्स में कुछ लायबल होता है, रिटर्न भरता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एसएससी की डेफिनेशन में हमने किया था। डीम्ड एसएससी होता है, वो सब जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, ये अपने बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, सारे प्रकार के प्रॉपर्टी जो है एसएससी के पास हैं वो सभी कैपिटल एसेट है। इसके अलावा एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टर का मतलब होता है जो बंदा इन्वेस्ट करता है, फॉरेन का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर है, और इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है वो एक इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल नहीं है। इंस्टीट्यूशन में कंपनी वगैरह हो सकते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होगा उसके पास जो सिक्योरिटी होगी, भले ही वो उसको खरीद कर बेचे, ट्रेड करे, फिर भी वो उसका इन्वेंट्री नहीं माना जाएगा, वो हमेशा कैपिटल एसेट ही ट्रीट होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी एक लाइन करवाई थी, शायद आपको याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा। आगे लिखते हैं प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, मीन्स के बाद जो है इंक्लूड्स भी लिखा हुआ है, एंड शेल बी डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड, इंक्लूड करती है और माना जाएगा कि पहले से भी हमेशा प्रॉपर्टी में ये तो आता ही है। क्या आता है? एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी से जुड़े हुए जो राइट्स हैं वो भी आपका कैपिटल एसेट है। सर ये क्या डेफिनेशन है ज़रा बताओगे हमें? हाँ जी बताएंगे आपको। दोस्तों ये एक वोडाफोन का केस बहुत पहले आया था, जिसमें अभी भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस इन्होंने जीता भी है। अब उसके अगेंस्ट भी शायद हम लोग केस करेंगे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी नहीं करेगी, डिपार्टमेंट करेगा नहीं करेगा, वो चल रहा है। क्या हुआ था पहला केस, मैं बताता हूँ आपको। वोडाफोन का एक ए लिमिटेड है जो कि एचओ है, यानी हेड ऑफिस है, हेडर कंपनी है। उसकी जो है बी लिमिटेड जो है एक सब्सिडरी है, वो यूके में है, और बी लिमिटेड की जो है सब्सिडरी है वो सी लिमिटेड है जो इंडिया में है। दैट मीन्स बी लिमिटेड होल्ड शेयर्स इन सी लिमिटेड। अब यहां पर क्या है, ए लिमिटेड ने जो है, ये जो हेडर कंपनी है, इसने बी लिमिटेड को बेच दिया। इसने तो बी लिमिटेड को बेचा, इसने सी लिमिटेड को बेचा ही नहीं। इसने बी लिमिटेड को बेचा, और किसको बेचा? टू अनदर कंपनी, जो इंडिया के बाहर है। तो यानी कि ट्रांजेक्शन बाहर की कंपनी की बाहर बाहर हो गई, बी लिमिटेड को किसी और को बेच दिया। किसने बेच दिया? ए लिमिटेड ने बेच दिया, जो भी बाहर है। अब जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो इंडिया की कंपनी का कहीं ना कहीं जो है राइट्स जो बी लिमिटेड के पास थे वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गए
तो राइट्स इन इंडियन कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। बी लिमिटेड के ट्रांसफ़र होने से, पूरी की पूरी एंटिटी को ट्रांसफ़र होने से इंडियन कंपनी के राइट्स जो कि कैपिटल एसेट हैं वो क्या ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बोला गया कि इनडायरेक्टली जो है आपने कंट्रोल जो है सी लिमिटेड का ट्रांसफ़र कर दिया, जो बी के पास था वो आपने नई कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, देयरफॉर इसको ट्रांसफ़र माना गया और राइट्स इन इंडियन कंपनी भी कैपिटल एसेट माना गया और इसलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट कराया गया। तो ऐसे कर कर जो है ये केस हमारे फेवर में आया। फिर वोडाफोन ने जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस डाल दिया, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, क्योंकि ट्रांजैक्शन बाहर हुई थी इंडिया के, दैट्स वाई उनके पास राइट था कि वो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएँ, कोर्ट में जाएँ, और वहाँ पर ये केस जीत भी गए हैं। और जीतने के बाद भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई है। क्या चीज़ लिखी हुई है बताते हैं आपको सर। हमने पढ़ लिया कैपिटल एसेट में हर प्रकार की प्रॉपर्टी आती है जो एसएससी के पास है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो ले रखी है सिक्योरिटी वो भी कैपिटल एसेट होती है। तो यहाँ पर जब हर प्रकार की प्रॉपर्टी जो है कैपिटल एसेट है, ये मेरा भैया कैलकुलेटर जो है ये भी कैपिटल एसेट है, और मेरी किताब भी कैपिटल एसेट है, सारी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, पेन है, डिजिटल पैड है, लैपटॉप है, सभी कैपिटल एसेट है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने पुराने ये कपड़े भी कैपिटल एसेट है, पुराने कपड़े बेचेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, तो गलत नहीं हो गया। कपड़े बेचूंगा तो भी कैपिटल गेन आएगा, हर चीज़ बेचूंगा तो कैपिटल गेन आएगा। तो इसलिए यहाँ लिख दिया कि भैया सभी चीज़ें कैपिटल एसेट तो है, बट ये नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 का एक सेक्शन 214 का जो है आप कह सकते हैं सब क्लॉज बोल सकते हैं, ए है, उसमें बताया गया कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये चीज़ें कैपिटल एसेट से एक्सक्लूडेड है। और कौन सी है वो नीचे रखिए, यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री। सर जो इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड है और रॉ मटेरियल है, जो भी है, ये कैपिटल एसेट इसलिए नहीं है। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस का काम क्या होता है, अपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचो और बेचकर सेल्स को रिकॉर्ड करो, तो वो जो है वो तो आपकी पीजीबीपी इनकम होगी। जो अपनी इन्वेंट्री को बेचकर आप पैसा कमाएंगे वो तो आपकी पीजीबीपी इनकम होगी। तो इसीलिए कैपिटल एसेट में सब कुछ तो आता है, बट ये नहीं आता, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री। इसको बेचने पर इनकम आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम नहीं आएगी, मैंने पहले भी आपको समझाया था। मैं कह रहा हूँ कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसका मतलब कि आप इन्वेंट्री बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं। हाँ, कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं लगेगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको बेच के जो है पीजीबीपी इनकम आएगी, पीजीबीपी, ठीक है ना, ये बात यहाँ लिखी हुई है। दूसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को जो है कैपिटल एसेट नहीं माना गया, और इसको बेचने पर जो इनकम आएगी उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये कैपिटल एसेट नहीं है, दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल भी नहीं है। तो एग्रीकल्चरल इनकम का एक अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर से आप पैसा कमाएंगे, खेती बाड़ी कर पैसा कमाएंगे, वो भी टैक्सेबल नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करोगे वो भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, उसका भी एग्जेम्पशन का सेक्शन पढ़ लेंगे, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है गोल्ड डिपॉजिट या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गोल्ड डिपॉजिट या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या होता है सर? सर ये बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स होते हैं। बियरर का मतलब जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसका अधिकार है इस बॉन्ड पे। ऐसे बॉन्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, जिसकी डिटेल अगर आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन जानना है, जैसे मान लो कि आपको फिक्स डिपॉजिट बाय करनी है, एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, तो देसी शब्द में क्या है कि आपने पैसे डाले, फिक्स डिपॉजिट हो गए, पर उस फिक्स डिपॉजिट का जब आप पेपर लेकर आएंगे, भरेंगे, तो उसमें पीछे टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए गोल्ड डिपॉजिट क्या होते हैं। गोल्ड डिपॉजिट सिर्फ यार एक डिपॉजिट है, गोल्ड के प्राइस के हिसाब से वो कम ज़्यादा होंगे, इसको गोल्ड डिपॉजिट बोलते हैं, और दूसरे स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अगर इशू कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में उसमें कोई भी जो है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और टैक्स है या नहीं है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में करेंगे। वो तो एग्जेम्पशन देखनी पड़ेगी ना, एग्जेम्प्ट है या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। आगे है पर्सनल मूवेबल एसेट। मैंने कहा भैया मेरे कपड़े, मेरे पेन और सब चीज़ें जो है मेरा कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो यहाँ मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मैंने कहा भैया पर्सनल मूवेबल एसेट जो है, पर्सनल यानी पर्सनल काम के लिए, मूवेबल यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ज्यों का त्यों ले जाया जा सकता है, जैसे कि फर्नीचर, वियरिंग अपैरल यानी कपड़े एट्सेट्रा, पेन एट्सेट्रा, लैपटॉप एट्सेट्रा, पर्सनल होना चाहिए, बिजनेस का नहीं।
सर बिजनेस का लैपटॉप है तो क्या होगा, आपने तो कराया नहीं। क्या बिजनेस का लैपटॉप कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है क्या, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद, हाँ जी है। लैपटॉप है चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो ना हो, प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट है, जी हाँ है। क्या वो एक्सक्लूडेड है, रॉ मटेरियल है, नहीं है। इन्वेंट्री है, नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट नहीं है। पर्सनल एसेट है, नहीं है। बिजनेस का है ना, तो जब चारों कंडीशन मीट नहीं करी दैट मीन्स वो कैपिटल एसेट है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना भैया, थोड़ा सा दिमाग खोलो ना। आपको चीज़ समझाइए, कैपिटल एसेट हर चीज़ होती है इन चार को छोड़ के। अब कोई नई चीज़ आ जाएगी, आप मुझसे पूछेंगे अरे यार ये तो कराया ही नहीं। अरे कराया ना कि भैया ये चार चीज़ नहीं होती, अब इसके अलावा आएगी तो ये इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि इस चार के अलावा कोई चीज़ आएगी तो वो कैपिटल एसेट होगी, क्योंकि हर चीज़ कैपिटल एसेट होती है। बट पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। सर पर्सनल मूवेबल की जगह अगर इमूवेबल हो गया तो, आपका खुद का घर है, पर्सनल है, मूवेबल नहीं है। तो पर्सनल मूवेबल नहीं है तो इसका मतलब कैपिटल एसेट है ही, ऊपर लिखा हुआ है हर चीज़ कैपिटल एसेट होती है, लिख तो दिया। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती बस। क्यों, क्योंकि भैया आपके कपड़े ये सब जो फर्नीचर वगैरह है, ये आप ना पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आप पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पर जो लैंड बिल्डिंग है उसे आप कर सकते हैं। उससे रेंटल जो आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और बेच कर आएगा, ट्रांसफर कर आएगा, वो कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है। सर अगर पर्सनल मूवेबल एसेट हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, क्यों ना हम बहुत सारी ज्वेलरी, महंगे आइटम्स, पेंटिंग्स वगैरह जो है करोड़ों की होती है, एम एफ हुसैन की, रविंद्रनाथ टैगोर की, वो सब खरीद के रख लेते हैं। वो एंटिक पीसेस होते हैं, उसे खरीद के रख लेते हैं, पर्सनल काम के लिए रख लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ज्यों का त्यों ले जा सकते हैं, मूवेबल एसेट भी हैं। और उसको बेचकर पैसा कमाएंगे, जब वैल्यू बढ़ जाएगी ना उसकी, 1 लाख की पेंटिंग की 10 लाख वैल्यू हो जाएगी तो बेच के पैसा कमाएंगे। कैपिटल गेन एक तरह से देखने में तो कैपिटल गेन लग रहा है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, कि कम में खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी, ज़्यादा में बेच दिया। बट क्योंकि वो पर्सनल मूवेबल एसेट है, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपके हिसाब से वो कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर लॉ ने फिर चेंज कर दिया, उसने कहा वैसे तो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होते। महंगे वाले जो पर्सनल मूवेबल एसेट हैं जैसे ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीशियस मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल का मतलब जैसे कॉपर भी एक मेटल है, बहुत सारे मेटल होते हैं। तो जो प्रीशियस है, महंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, और इनके मिक्सचर में या कोई प्रीशियस स्टोन्स भी आते हैं। एक स्टोन आया, रुद्राक्ष आ गया, मान लो रुद्राक्ष है, या कोई स्टोन है बहुत प्रीशियस है, सेमी प्रीशियस है। कोई ड्राइंग है, एक ड्राइंग की कीमत लाखों में, पेंटिंग की कीमत लाखों में। स्कल्पचर्स हैं, कोई मूर्ति है बहुत पुरानी, कोई एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है जिसकी आप प्राइस नहीं बयां कर सकते, करोड़ों में है। मोनालिसा की पेंटिंग जैसे थी, या कोई भी पेंटिंग वगैरह, तो वो सब क्या है, वो पर्सनल हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं जी आपके। बट जो है वो महंगे वाले आइटम है तो उसको कैपिटल एसेट माना है, और इसीलिए अगर आप इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। अच्छा सर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास फर्नीचर है पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। पर्सनल मूवेबल आइटम है, कैपिटल एसेट है ही नहीं है। बट मान लेते हैं उसमें आपने लगा दिया भैया हीरे मोती लगा दिए, प्रीशियस स्टोन लगा दिए, सोने का फर्नीचर बना दिया, सोने की कुर्सी बना दी राजा महाराजा की। आप कहेंगे पर्सनल है, मूवेबल है, भैया पर उसमें सोना लगा है ना भैया, वो एक्सपेंसिव वाला है ना, तो इसलिए वो कैपिटल एसेट होगा। समझिए मैंने क्या बोला? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन मैंने समझा दी आपको, क्या समझ में आई या नहीं है मुझे बताइए आप। अब इसमें बस लास्ट चीज़ रह गई है, और लास्ट चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। बट ये नहीं बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का क्या मतलब होता है? रूरल लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और रूरल लैंड का मतलब है जो अर्बन लैंड नहीं है। करेक्ट। रूरल लैंड का मतलब है कि जो अर्बन लैंड नहीं है, तो अर्बन लैंड क्या होता है वो हमें दे रखा है। क्या आपको पता है कि हमारा जो देश है, क्या बना रहा हूँ, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी स्टेट्स बनी हुई है, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट में म्यूनिसिपैलिटीज़ बनी हुई है, म्यूनिसिपैलिटीज़ जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, मुंबई में शायद बीएमसी बोलते हैं शायद उसको, कुछ बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे कुछ होता होगा, नाम मुझे फुल फॉर्म नहीं पता। बीएमसी बड़ा ही ऑनलाइन आता है, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, ऐसा भी कुछ आया था, बीएमसी ने तोड़ दिया। तो बीएमसी है, ऐसे हर जगह पे जो है एमसीडीज़ वगैरह होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक दायरा होता है। मैं ये नहीं कह सकता ना कि मेरी एमसीडी दिल्ली में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, वो पूरा दिल्ली कवर करती है, जी नहीं। वो एमसीडी अलग है और 2-3 चीज़ें अलग हैं, अलग अलग बनी हुई है, नॉर्थ जोन का, साउथ जोन का अलग बनी हुई है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो सबका एरिया डिफाइन होता है जिसको हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, कि भैया आपका क्या एरिया है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का भी तो एक एरिया एनसीआर रीजन है, मुंबई का एक एरिया है,
बेंगलोर का एक एरिया है, गुजरात वगैरह सब जो स्टेट है उनका एरिया है, तो वैसे ही जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका भी एक एरिया, उनका भी एक दायरा है विद इन द स्टेट। तो अगर लैंड सिचुएटेड है म्यूनसिपैलिटी में, जिस म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा लोगों की है, 10,000 से ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं, और उसके विद इन जो है लैंड सिचुएटेड है, वो आपका अर्बन लैंड माना जाएगा, वो आपका अर्बन लैंड माना जाएगा। सर एक काम करते हैं, जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से कम है किसी म्यूनसिपैलिटी में, वहां ले लेते हैं। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रूरल लैंड माना जाएगा। सर एक काम करते हैं 10,000 से ज़्यादा तो पॉपुलेशन है दिल्ली में भाई 1 करोड़ पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 2 करोड़ है, तो दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका एमसीडी का जो एरिया खत्म हो रहा है ना, उसके पास में घर ले लेते हैं। आपने कहा म्यूनसिपल एरिया जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अर्बन लैंड होता है, तो मैं उस म्यूनसिपैलिटी से थोड़ा सा दूर, जहाँ उसकी लिमिट खत्म हो रही है उससे थोड़ा सा दूर जो है अपना घर ले लेता हूँ। दिल्ली आना जाना होगा तब भी चले जाऊँगा, और रूरल लैंड भी रहेगा, बेचने पे गेन भी नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा भैया नहीं चला कि नहीं चलेगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। म्यूनसिपैलिटी का एरिया खत्म होने के बाद भी उसके फटाफट तुरंत आसपास में लेना चाहोगे तो रुक जाओ। विद इन 2 किलोमीटर अगर उस म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक है, अगर उसके 2 किलोमीटर में भी आपका लैंड होगा तो भी वो अर्बन लैंड माना जाएगा। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, यानी कि वो म्यूनसिपैलिटी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है, वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में लोग रहते हैं वहाँ पे उस म्यूनसिपैलिटी में, तो डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। 6 किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं होना चाहिए, तो 8 किलोमीटर तक, यानी दिल्ली की जो म्यूनसिपैलिटी खत्म हो रही है उसके 8 किलोमीटर तक भी एरिया में अगर मैंने लैंड ले लिया तो वो भी अर्बन लैंड ही माना जाएगा, रूरल लैंड नहीं माना जाएगा। समझे आप? एक म्यूनसिपैलिटी जिसकी लिमिट 10,000 से ज़्यादा है उसमें लैंड होना अर्बन लैंड होता है। 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक है, तो उसमें अगर लैंड है वो डेफिनेटली अर्बन लैंड है, बट उसके 2 किलोमीटर दूरी तक भी, खत्म होने के 2 किलोमीटर दूरी तक भी, चारों एरिया में, चारों दिशाएं मुझको बुलाएं, 2 किलोमीटर, दो 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 हर एरिया में 2 किलोमीटर तक भी नहीं लोगे। अगर ऐसी म्यूनसिपैलिटी 1 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन, तो उसके 6 किलोमीटर दूरी तक भी नहीं लोगे, किसी भी एंगल से जाए, किसी भी एंगल से जाए, बिल्कुल सीधा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बोले कि भैया ये एक एरिया है, आपका घर यहाँ पर है, मैं कहूँगा 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, आप कहेंगे नहीं देखो 2 किलोमीटर नहीं है, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, देखो ये तो 18 किलोमीटर हो गया, तो दूर है ना मेरा तो ज्यूरिसडिक्शन। अरे भैया जो सीधा सीधा डिस्टेंस नापा जाएगा नज़दीकी, इसे एरियल डिस्टेंस बोलते हैं, कि अगर एक चिड़िया को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हवा में सीधा जाना हो, एक ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पर रोड बनी है, आप ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं, देखो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं करवा सकते। सीधा सीधा बिल्कुल हवा में सीधा डिस्टेंस नापा जाएगा, इसको एरियल डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे एक चिड़िया उड़कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, एरोप्लेन जाती है, वैसे नापना पड़ेगा सारा डिस्टेंस। एडिशनल बातें पेपर में कभी पूछा जाता नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है म्यूनसिपैलिटी की, तो उसमें तो डेफिनेटली वो अर्बन लैंड है उसके अंदर, बट उसको खत्म होने के बाद भी 8 किलोमीटर तक भी अर्बन लैंड ही माना जाएगा। ठीक है ना? ये मैं आपको जो है कैपिटल गेन निकालना सिखा देता हूँ, फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफ़र क्या नहीं होता है, तो आपकी जो है 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। ट्रांसफ़र क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या नहीं होता है, ये 2 क्लासेस में जो है कंप्लीट होगा। एक बार इतनी चीज़ें हो गई तो आपका बेसिक कवर हो गया, फिर कुछ एडिशनल बातें हम करेंगे, ट्रिक्स करेंगे, और लास्ट में एग्जामिशंस करेंगे, तो आपका पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज़ पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिएगा, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है जिन्होंने घर लिया था 2019 में फॉर 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़। 2020 में घर को बेच दिया 60 लाख रुपीज़। 2019 में मिस्टर एक्स ने 5 लाख घर को रिनोवेट करने के लिए भी खर्चा करा। ठीक है, रिनोवेशन का मतलब होता है कि भाई बालकनी में एक कमरा और निकलवा दिया, रिपेयर नहीं कह रहा मैं, रिनोवेशन अलग होता है। रिनोवेशन में आप कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, घर का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। आपने जब खरीदा था तो आपने ब्रोकरेज 1% पे करी होगी, ब्रोकरेज जो है परचेज पर जो है 1% पे करी गई है, और सेल पर जो है 1% पे करी गई है।
ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे 1% पे करी है, मतलब परचेजर ने 1% पे करी है और आपने सेल करी तो आपने भी 1% पे करी, यूँ मान लीजिए आप। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि परचेजर ने 1% पे करी और आपने सेल पर 1% पे करी, दोनों से 1% जाता है। जो भी सेल प्रोसीड हुई है उसने एक और हाउस प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए को कहीं और भी इन्वेस्ट कर दिया। आपको उनकी इनकम निकालनी है चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन। जब भी आप इनकम टैक्स का कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा आपको ये लिखना है हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ, जो भी आप निकाल रहे हैं टोटल इनकम या कैपिटल गेन इनकम ऑफ मिस्टर एक्स जो भी हैं, प्रीवियस ईयर क्या है आपका 2021 या 21-22 डालेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे मेरे भाई, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ डालकर आप सॉल्व करेंगे और साथ में नीचे प्रोविजंस लिख देंगे वर्किंग नोट में अगर ज़रूरत है तो। पेपर लेंदी आता है, सारे प्रोविजन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता है। शॉर्ट में कई बार आप यहाँ पर भी लिख देते हैं, टेबल के अंदर ही प्रोविजन थोड़े बहुत लिखते हैं, सेक्शन के रेफरेंस देते हैं, और नहीं दे पाए तो वर्किंग नोट डालकर यहाँ पर डिटेल में लिख देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी एंड हाउ द क्वेश्चंस आर गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। तो यहाँ इनकम है फ्रॉम कैपिटल गेन, आपने हेडिंग डाली, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिखा प्रीवियस ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22, फिर आपने पर्टिकुलर्स लिखा, अमाउंट लिखा, और अब आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल गेन की इनकम। क्या मिस्टर एक्स ने जो चीज़ ट्रांसफ़र करी है वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? पर्सनल इमूवेबल एसेट है तो कैपिटल एसेट होगा। तो ट्रांसफ़र किया है तो 60 लाख में किया है तो इसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 60 लाख रुपीज़, जिसमें से आप खर्चे माइनस कर सकते हैं जो ट्रांसफ़र से जुड़े हुए खर्चे हैं जो आपने करें। इनकम किसके लिए निकल रही है? मिस्टर एक्स के लिए। तो मिस्टर एक्स ने ट्रांसफ़र से जुड़े हुए खर्चा क्या किया? ब्रोकरेज पेड ऑन सेल। जो परचेज किया है परचेजर ने भी ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ खर्चा पे किया है मेरे भाई, आपने नहीं किया ना बट वो खर्चा, तो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको तो देखना है आपने जो एक्सक्लूसिवली ट्रांसफ़र करने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, बिना ब्रोकरेज के ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए जो है आप इसको माइनस करेंगे, आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। जिसमें से आपको कॉस्ट माइनस करनी है। घर की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, देखो खरीदा था 50 लाख में, तो आप 50 लाख माइनस करेंगे और 5 लाख का आपने इंप्रूवमेंट कराया था वो भी माइनस करेंगे, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। कम आता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि 19 में खरीदा 20 में बेचा, तो 24 महीने नहीं हुए, 24 मंथ्स नहीं हुए, तो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। पीरियड ऑफ होल्डिंग एक ही साल का है एक तरह से, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। अब क्योंकि आपने जो है एक और एसेट में इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख, तो भले आप 50 लाख इन्वेस्ट क्यों ना करें, जितना आपका गेन आया है उससे ज़्यादा तो हम एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मैंने आपको ये स्टैंडर्ड रूल बताया है कि जब भी आप कुछ माइनस कर रहे हैं एग्जेम्पशन का, डिडक्शन का, तो जो ऊपर अमाउंट है उससे ज़्यादा तो माइनस नहीं कर सकते। तो हमने जो है एग्जेम्पशन ले ली 4,40,000 की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया निल, बट यहाँ इसको काट दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि आपको एग्जेम्पशन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर ही मिलती है, ऑलमोस्ट सभी केसेस में, एक आध को छोड़कर, जो हम स्पेसिफिकली एंड में करेंगे। ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, इसलिए इस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वेरी वेरी क्लियर आपको होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट में वेरी वेरी क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस किया होता दोस्तों, उसे हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मानते हैं, रिनोवेशन को मानते हैं। भाई मेरा घर रिनोवेट हो रहा है पूरा, आपने उसमें मान लो फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग आपकी जो है फर्श सीमेंट का है, आपने उसको मार्बल का किया, टाइल्स का किया, तो घर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मुझे बताइए? तो वो इंप्रूवमेंट है, वो रिपेयर नहीं है। कुछ टूट फूट गया, ठीक करा रहे हो, नॉर्मल पेंटिंग करा रहे हो, वो तो आपका रेगुलर एक्सपेंस है, वो नहीं। रिनोवेशन में आपने चेंज ही करवा दिया, दीवारों का टेक्सचर ही चेंज करा दिया, अलग ही पूरा आपने डिज़ाइन चेंज करवा दिया है पूरा, वो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। पूरा फ्लोरिंग चेंज करवा दी, एक कमरा इधर का उधर शिफ्ट करा दिया है, एक फ्लोर ऐड करा दिया, कुछ भी हो सकता है, उसे रिनोवेशन बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आएगा। अब जो है आपका मैंने पूरा का पूरा जो है कैपिटल एसेट जो है डिस्कस कर लिया है, इसको आप रिवाइज करिएगा कि कैपिटल गेन कैसे निकलता है, कैपिटल एसेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र क्या होता है, और कुछ बातें डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र क्या नहीं होता है, कुछ बातें डिस्कस करेंगे, सारी नहीं, यहाँ तक कर लेंगे, डीमर्जर तक कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, पॉइंट नंबर 9 तक कर लेंगे। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आपका कुछ भी नहीं है, फिर आपके कुछ कह सकते हो कि कुछ ट्रिक्स हैं,
थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद आपकी एग्जाम्शन है। बस सिंपल है, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट है और फिर लास्ट में एग्जाम्शन है। तो उसकी 3 या 4 क्लासेस बनेगी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें बहुत सारी हम बातें करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, ये तो हमने सीधा सीधा देख लिया कि भैया जितने में सेल हुआ वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, बट कुछ और भी तो पॉइंट्स हो सकते हैं ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में खरीदा वो देख लिया, बट कुछ और भी रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सब बातें हम जानेंगे और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कोई बहुत आसान, ऐसा आसान चीज़ें नहीं है, आप बिल्कुल आसान आसान मान रहे हैं इसको, मुश्किल है। इसकी एप्लीकेशन जब आएगी वो मुश्किल है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, लग जाइए सर। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।